जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका भावेश भैया और एक्सेलेरेट एकेडमी A2 पर आपका स्वागत है। कल हमने देखा था साझेदारों का लेखांकन एवं आधारभूत सिद्धांतों में थ्योरीज को। आज हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जो है पहले जो है हम बनाते थे एकाकी व्यापारी का खाता, जो कि बनता था लाभ हानि खाता, ठीक है। पहले हम क्या बनाते थे, 11th में लाभ हानि खाता बनाते थे, ठीक है। जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ लाभ हानि खाता कैसे था, अब कैसे होता था, ठीक है। तो लाभ हानि खाता में हम क्या करते थे, ये कुछ इस प्रकार बनता था। विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। जो भी आय होता था, जितने भी आय हैं हम उनको क्या किया करते थे, चिट्ठे के इस पक्ष पे लिखा करते थे, ठीक है। क्रेडिट, जितने भी आए हम उसको चिट्ठे के इस पक्ष पे लिखा करते थे, क्रेडिट पक्ष पे, और जितने भी व्यय हैं उसको इस तरफ डेबिट पक्ष पे, ठीक है। याद है बच्चों, समस्त आय को हम क्रेडिट में लिखा करते थे, समस्त व्यय को हम डेबिट किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, आय को, जितने भी आय हैं उसको टोटल करके व्यय के साथ माइनस करते थे और हमको क्या मिल जाता था, सकल लाभ, ठीक है। ये हमको मिल जाता था, अकाउंट बराबर हो जाता था, ठीक है। ये लाभ हानि खाता था कब के लिए, जब एकाकी व्यापारी होता था। एकाकी व्यापारी आपको मैंने कल ही बताया था। एकाकी व्यापारी कौन होता है, जो अकेला ओनरशिप संभालता है, मतलब जो अकेला ओनर है, जो अकेला सभी समस्त दायित्वों, खर्चों और यहाँ तक कि जो भी प्रॉफिट है अकेला रख रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। लाभ हानि खाता आपने देख लिया। अब आज हम जो है साझेदारी फर्मों के लेखांकन में हमको पढ़ना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो भैया लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता का ही विस्तृत रूप है, जिसमें समस्त तरह के नियोजन और समायोजन को किया जाता है। फर्म के खर्चे, साझेदारों से द्वारा मिलने वाले खर्चे, उन्हें दिए जाने वाले खर्चे, सभी तरह के खर्चे, व्यय, लाभ हानि का समस्त विस्तृत रूप, ठीक है। चलो देखें, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं भाई। दिख रहा है बच्चों, पहले होगा विवरण, ठीक है, फिर राशि, फिर विवरण और राशि, ठीक है। एक हो जाएगा डेबिट और एक ये हो गया क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट जिसको समझ नहीं आ रहा है जी, ये है विकलन पक्ष, ठीक है, और ये है समाकलन पक्ष। देखो, पहले हमने एकाकी व्यापारी सिस्टम में एंट्रीज की थी, अब जो है हम साझेदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साझेदारी का एक जो है सिस्टम है वो डबल एंट्री पे काम करता है, यानी कि जो विकलन होगा वो किसी और खाते में समाकलन हो जाएगा, और जो समाकलन होगा वो किसी और खाते में विकलन हो जाएगा। वो कौन से खाते हैं वो मैं आपको अभी बताते चलूँगा, ठीक है। लाभ हानि खाता, ये खाता क्यों बनाया जाता है, फर्म के द्वारा समस्त खर्चे और आयों को विस्तृत रूप से जानने के लिए, ठीक है। तथा जैसे साझेदारों को वेतन, कमीशन और जो चीज़ें और है, वेतन, कमीशन, बोनस और पूंजी पर ब्याज, ये सब चीज़ों को देने के लिए हम ये सब बनाते हैं। और फर्म में जो भी जितने भी तरह के खर्च व्यय हुए हैं उनको लिखने के लिए हम ये खाता यूज़ करते हैं, ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था इससे पहले लाभ हानि खाता में कि जो लाभ आया है, सकल लाभ, जिसको हमने समस्त आय से समस्त व्यय को घटा के निकाला था, वो लाभ है, ठीक है, सकल लाभ। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेष लाया गया, ब्रैकेट में क्या, लाभ, ठीक है, शेष लाया गया क्या, लाभ, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना और सुनना कि फर्म के जितने भी खर्च हैं, किसके, फर्म के जितने भी खर्चे हैं, चिट्ठे के हम कौन से पक्ष पे लिखेंगे, विकलन पक्ष पे।
और फर्म के जितने भी खर्चे हैं उसको विकलन में लिखना है, और जितना भी आय है उसको कहाँ लिखना है, समाकलन में लिखना है। कौन से खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कैसे, ठीक है, जो हमने कल पार्टनर्स देखे थे, कौन कौन है पार्टनर्स, राम, श्याम और चिंटू। ठीक है, राम, श्याम और चिंटू, ये लोग जब कंपनी स्टार्ट किए थे, ठीक है, कंपनी स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले पैसा लाए होंगे, कुछ पैसे लेके आए होंगे, उसी पैसों को बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी या साझेदारों की पूंजी। तो अब देखो, यहाँ साझेदारों का कहना ये है कि देखो हम फर्म में अपना पैसा लेके आ रहे हैं, अगर वही पैसा हम बैंक में जमा करेंगे तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब जब हम ये पैसा फर्म में दे रहे हैं ताकि फर्म बड़ा हो सके, व्यापार बड़ा हो सके, तो इसके बदले हमें क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। सही बात है, ब्याज मिलना चाहिए। फर्म बोला ओके, ठीक है। तो अब इन लोगों को क्या होगा, ब्याज जो है मिलेगा। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ बच्चों, फर्म के लिए क्या हुआ, ये एक तरह का व्यय हुआ, खर्च हुआ, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को मैंने क्या कहा था, फर्म के एक्सपेंसेस विकलन पक्ष में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, और राम, श्याम और कौन है, चिंटू, जो भी परसेंटेज होगा वो हम इनको दे देंगे। ठीक है, जिस भी परसेंटेज से इनको दिया जाना है पूंजी पर ब्याज वो हम दे देंगे, और यहाँ ऐसे राशि पे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये विवरण राशि है, इसको नोट कर लीजिए। विवरण राशि। फर्म के और क्या खर्चे होते हैं, अब देखो, राम काम करता है 8 घंटे, श्याम काम करता है 8 घंटे, चिंटू काम कर रहा है 12 घंटे, ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, 4 घंटे इनसे एक्स्ट्रा कर रहा है। ये जो है ज़्यादा समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है फर्म के प्रति। तो अब क्या है, ये बोलता है कि मुझे वेतन चाहिए, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। ये वेतन कौन देगा, फर्म देगा। किसको देगा, चिंटू देगा। तो एक तरह से क्या हुआ, ये फर्म के लिए खर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेतन, बोनस और कमीशन। ठीक है, वेतन, बोनस, कमीशन क्या है, इसको हम इसको चिट्ठे के फर्म के लिए खर्च है, व्यय है। ठीक है, ये हमने यहाँ विकलन पक्ष पे ले लिया। ठीक है जी, फिर अगला चीज़ है ऋण पर ब्याज। अब फर्म जो है, फर्म को कभी ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, पहले लिख लेता हूँ। अब जैसे फर्म को कभी ज़रूरत पड़ गया कि भाई अचानक से, जैसे फर्म को ज़रूरत है 1 लाख रुपयों की, व्यापार को और कुछ चाहिए, अर्जेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये 1 लाख रुपए जो है चिंटू फर्म को दे रहा है। ठीक है, चिंटू फर्म को देता है 1 लाख रुपए। तो ये फर्म क्या किया, चिंटू से क्या लिया, ऋण लिया। अब ऋण लिया है तो उस पर क्या देगा, ब्याज भी तो देगा ना भाई। तो वही ब्याज है, ऋण पर ब्याज। ठीक है, समझ आया, ऋण पर ब्याज देगा तो फर्म के लिए खर्च है, व्यय है। ठीक, उसके बाद अन्य फर्म के खर्चे। अन्य फर्म के खर्चे और क्या हो सकते हैं, भाड़ा हो गया, किराया हो गया, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अन्य फर्म के खर्चे ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने देखा अभी जितने भी फर्म के खर्चे हैं, जो फर्म खर्च कर रहा है, उसे हमने चिट्ठे के कौन से पक्ष पे लिखा, विकलन पक्ष पे लिखा। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्म को आय हो रहा है, फर्म को आय कहाँ कहाँ से होता है। आहरण पर ब्याज। आहरण कौन करता है जी, साझेदार करता है। अब 3 साझेदार है, राम, श्याम, चिंटू। ठीक है, दिख रहा है जी आप लोगों को, राम, श्याम और चिंटू 3 साझेदार हैं। अब इनमें से श्याम ने आहरण कर लिया। ठीक है, श्याम आहरण कर लेता है। आहरण क्या करेगा, कोई वस्तु है या फिर पैसे हैं जो आहरण कर लेता है।
तो आहरण पर फर्म बोलता है तुमने आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज दो। तुम जैसे मुझसे पूंजी पर ब्याज ले रहे हो, ऋण पर ब्याज ले रहे हो, तो वैसे ही मुझे भी ब्याज दो। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। फर्म के लिए क्या है? एक लाभ है ना। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे चिंटू ले लेता है, ठीक है, आहरण चिंटू किया है और चिंटू ब्याज देता है फर्म को, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब देखो, हमने सभी तरह के जो फर्म के खर्चे हैं वो लिख लिए। फर्म को जहाँ से आय हो सकता था वो लिख लिया। अब हमको क्या करना है? बैलेंस शीट को हम समस्त आय को टोटल करेंगे, ठीक है, और जो भी उससे आएगा उससे समस्त खर्चों को, ये जो खर्चे हैं ना, पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन बोनस कमीशन दिया, ऋण पर ब्याज दिया, अन्य खर्चे जो फर्म द्वारा हुए उनको क्या कर लेंगे? सभी लाभों से माइनस कर लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? सकल लाभ। ठीक है, अब ये सकल लाभ जो है ठीक है, इसको कौन बांटेगा भाई? लाभ है, सभी तरह के खर्चे निकल गए हैं, अब ये लाभ है। अब पैसा लगाया है कौन? साझेदारों ने। क्यों लगाया है? लाभ के लिए लगाया है। तो ये पैसों को कौन बांटेगा? साझेदार बांटेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस साझेदारों के पूंजी खाता में सकल लाभ, देखो समस्त आय से समस्त व्यय को आपने माइनस किया, आपको सकल लाभ मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो भी लाभ आपको मिला है, ठीक है, जो भी, जैसे आपको 50,000 रुपये लाभ मिला है, तो उसे इनके परसेंटेज के हिसाब से, जिस भी अनुपात में इन्होंने बांटा है कि इतने अनुपात में हम विभाजित करेंगे लाभ को, उतने अनुपात से हम इसको तीनों में बांट देंगे और लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते में। भैया पूंजी खाते में कैसे? देखो जो भी लाभ है वो कहाँ जाएगा? साझेदारों के पास जाएगा। और अब ये तो फर्म का चिट्ठा हो गया, यानी फर्म के लिए हो गया। अब वो जो लाभ है वो साझेदारों में ट्रांसफ़र होगा, तो वो साझेदारों के पूंजी खाते में ही तो जाएगा ना जी। तो इसीलिए हमने लिया साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, और फिर जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे उनको बांट देंगे। ठीक है, इतना समझ आया जी आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत? हमने लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया है ताकि हम फर्म के सभी खर्चों को निकाल सकें और फिर उससे साझेदारों को जो है लाभ, सकल लाभ का वितरण पा सके, यानी कि सकल लाभ जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? समझ आ गया? ओके। हाँ चलो, अभी जैसे हमने देखा लाभ हानि नियोजन खाता, तो हमने क्या किया? इसमें आखिरी में हमने साझेदारों के पूंजी खाते में जो है पैसों को ट्रांसफ़र मारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? अभी दो खाते और बनेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता में दो खाते अभी और बनने हैं, साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। चलो मैं उसके बारे में आपको बताते जाता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ और बताता हूँ। साझेदार बनने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। उसी तरह अधिकतम 50 लोगों की संख्या होती है। कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो थी संख्या जो थी 100 थी, लेकिन फिर नए कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार वो संख्या घटकर कितनी हो गई? 50 हो गई। और बैंकिंग व्यवसाय में 10, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 साझेदार होंगे और बाकी 50। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे चले देखें। अब हम एक बनाए थे क्या? लाभ हानि नियोजन खाता। अभी हमने क्या बनाया था? लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में जो शेष लाए थे वो कहाँ से लाए थे? लाभ हानि खाते से। अब हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, दोनों दो कौन कौन सी स्थिति में बनेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
अब हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। देखो अभी थोड़े समय पहले मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें विकलन पक्ष में होती हैं कहीं दूसरे खाते में जाकर वो समाकलन हो जाएगी, और जो समाकलन में है वो दूसरे खाते में जाके विकलन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको साझेदारों के चालू खाता से समझेंगे, ठीक है। साझेदारों का चालू खाता। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि आपका ये फॉर्मेट जैसे ही क्लियर रहेगा आप आसानी से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बना पाएंगे। हमारे पास कितने साझेदार हैं जी? 3 साझेदार हैं। सबसे पहले विवरण, फिर राम, श्याम और चिंटू, फिर विवरण, फिर राम, श्याम और चिंटू, ठीक है। लिख लेते हैं, विवरण, राम, श्याम, चिंटू। आप लोग ABC लिख लीजिए, नोट्स कर रहे हैं तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। राम, श्याम, चिंटू, ठीक है। अब हमने क्या देखा था पिछले में कि समस्त तरह के जो खर्च और व्यय हो रहे थे उसको हम लाभ हानि नियोजन खाता में विकलन पक्ष पे लिखते थे, और समस्त जो आय फर्म को हो रही है उसको समाकलन पक्ष में लिखते थे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ से सबसे पहले शेष लाया गया, ठीक है। शेष लाया गया, ये कौन सा अमाउंट होगा? कैपिटल, जो साझेदारों ने लगाई है, जो शुरुआत में व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी लगाई है ना, उस पूंजी का बात है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिला था। पूंजी पर ब्याज किसने दिया था? फर्म ने दिया था। तो हमने उसको कहाँ पे लिखे थे? विकलन पक्ष में लिखे थे, याद करो। अब हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें विकलन पक्ष पे होती है, ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता में, वो आगे समाकलन पक्ष पे हो जाएगी, ठीक। क्रेडिट, समाकलन, ठीक है जी। तो अब देखो, फर्म ने साझेदारों को क्या दिया था? पूंजी पर ब्याज दिया था, ठीक है। पूंजी पर ब्याज तीनों को मिला, लिख लेते हैं जितना भी ब्याज मिला था। ये अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट को ध्यान से समझते जाना। उसके बाद फर्म, वहाँ पे हमने और क्या लिखा था विकलन पक्ष पे? वेतन, कमीशन और बोनस, वेतन, कमीशन, बोनस, ठीक है। वेतन, कमीशन, बोनस जो भी है, जितना भी दिया गया है लिख लीजिए, जिसको जिसको। जिसको नहीं दिया गया है उसके लिए कुछ नहीं, ऐसे नील, ठीक है। और क्या दिया गया था? वेतन हो गया, कमीशन हो गया। उसके बाद जो लाभ हमने लाया था, ठीक है, वहाँ जो लाभ हमने साझेदारों को बांटा था, शेष लाया गया लाभ। अच्छा, ये प्रारंभिक शेष है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। जो बिजनेस स्टार्ट करते ही हम लेके आए थे वो है। अब शेष लाया गया, एक और शेष है, शेष लाया गया लाभ, जो क्या किए थे हम लोग? साझेदारों को बांटे थे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया? ये सब देखो, वेतन और कमीशन हमने उस लाभ हानि नियोजन खाता में कहाँ दिए थे? विकलन पक्ष में दिए थे। फर्म के लिए वो क्या था? खर्च था, एक व्यय था। अब वो यहाँ आके क्या हो गया? समाकलन पक्ष में चला गया। साझेदारों के लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो हमने समाकलन में ले लिया। अब फर्म, जैसे फर्म ने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया है, वेतन कमीशन दिया है, लाभ दिया है, तो हमने समाकलन में लिखा। अब साझेदारों ने भी फर्म को कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है, जैसे आहरण पर ब्याज दिया है। इसको क्या है? साझेदारों ने आहरण किया था ना, आहरण जो है साझेदारों ने किया था, तो आहरण पर जो ब्याज मिलेगा वो किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। तो जिसने जितना आहरण किया है उसके ऊपर उतना ब्याज ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद
टोटल ये जो भी आता है क्या है, आप इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है, टोटल कर लो लाभों को और उसको माइनस कर दो किसके साथ, इसके साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, सकल लाभ। ठीक है जी। कहीं और कोई क्वेश्चन? चलो ये हम लोग क्या कर लिए, साझेदारों का चालू खाता समझ लिए। साझेदारों का चालू खाता किस स्थिति में बनता है, जब देखो क्वेश्चन में अगर नहीं बोला गया है कि यह साझेदारों का स्थायी पूंजी है, साझेदारों का स्थायी पूंजी जो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अगर नहीं बोला जाता तो साझेदारों का चालू खाता बनता है। अब जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है सिर्फ साझेदारों का स्थायी पूंजी इतना है, तो स्थायी पूंजी के हिसाब से साझेदारों का चालू खाता ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे सिचुएशन में 2 खाते बन जाएंगे, एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। चालू खाता आपने समझ लिया है, साझेदारों का पूंजी खाता अब हम समझते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। जब पूंजी क्या हो, स्थायी हो, आपको क्वेश्चन ये बता देगा। ठीक है, साझेदारों का पूंजी खाता, फिर से वही चीज़ करेंगे, विवरण 3 साझेदारों के नाम, विवरण 3 साझेदारों के नाम क्या है, राम श्याम चिंटू, राम श्याम चिंटू। साझेदारों का जब स्थायी पूंजी खाता आप बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, उनकी जो शुरुआत में जो प्रारंभिक पूंजी जो उन्होंने लगाई थी उसको यहाँ लिखना है, शेष लाया गया, प्रारंभिक शेष लिख दीजिए, ठीक है, और शेष ले जाया गया। ठीक है, बस ख़त्म हो गया। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमको साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता बनाना है या चालू खाता बनाना है? तो देखो क्वेश्चन जो है अगर बोलेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साझेदारों की स्थायी पूंजी जो कि इतना है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है कुछ भी, वो क्वेश्चन सिर्फ ये बोलता है कि पूंजी खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, तो आपको साझेदारों का चालू खाता बनाना है। और जहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि स्थायी पूंजी का जो है 1 लाख 2 लाख है, तो आपको स्थायी पूंजी खाता यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता यानी करेंट खाता दोनों ही बनाना है। ठीक है, देखो फॉर्मेट जो है अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मेट के ही अनुसार हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जो है करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, और किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमको सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिरी में आपको यही कहूँगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।